हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गरवारे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड का करंट टाइम में शेयर प्राइस कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस की क्या कुछ अपडेट्स है। तो आज की इस वीडियो में हम इनका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि गरवारे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी कब मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, अगर इनके शेयर प्राइस की बात करें तो जनवरी 2024 में 1300-1400 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। हालांकि यहाँ पे मई तक कोई खास रैली देखने को नहीं मिली, लेकिन मई के बाद इसमें रैली आई और लगातार ये अपने 50 डीएमए से ऊपर ही ट्रेड कर रहा और कभी भी इसने 50 डीएमए को टच नहीं किया। तो इस शेयर में पिछले 6 से 7 महीने में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है और ये शेयर अभी भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। तो दोस्तों, शेयर लगातार अपवर्ड ट्रेंड में दिखा तो मैंने सोचा कि इस पे फर्दर एनालिसिस करते हैं। तो क्या कुछ मेरी फाइंडिंग्स रही उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, गरवारे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड है। इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 11,630 करोड़ की ये कंपनी। स्टॉक पी की बात करें तो 38 का दिख रहा है। आरओसी की बात करें तो 14% का एवरेज है और आरओई की बात करें तो बिलो एवरेज 10% का दिख रहा है। अगर करंट टाइम में शेयर प्राइस की बात करें तो 5,019 पे क्लोजिंग हुई है। इसने रिसेंटली हाई लगाया है 5378 रुपए का और इसके 52 वीक लो की बात करें तो 1355 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों, अगर इनकी बिजनेस की बात करें तो ये पॉलिस्टर फिल्म्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। करंट टाइम में इनके मेन प्रोडक्ट की बात करें तो सोलर कंट्रोल विंडो फिल्म है। इसके अलावा पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो कि आपकी कार पे यूज होती है ताकि आपके कार के जो पेंट्स है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ सके। इसके अलावा पैकेजिंग में यूज होने वाली फिल्म्स की ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस के बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे नजर डालें तो यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं कि लेटेस्ट क्वार्टर में 621 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू किया, जो कि पिछले साल सिर्फ ये रेवेन्यू 397 करोड़ रुपए का था। तो यहाँ पे वाई बेसिस पे काफी अच्छी जंप देखने को मिली है। अगर पिछले क्वार्टर यानी जून 2024 से कंपेयर करें तो 474 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के साथ अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 104 करोड़ रुपए का इन्होंने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रिपल डिजिट में पहली बार इन्होंने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। पिछली साल ये प्रॉफिट सिर्फ 46 करोड़ रुपए का था। तो ये कह सकते हैं कि डबल से भी ज्यादा इन्होंने ग्रोथ की है प्रॉफिट के टर्म्स में। और पिछले क्वार्टर में 88 करोड़ रुपीस का इन्होंने प्रॉफिट किया था। तो दोस्तों, अगर इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में 22% का था। हालांकि जून क्वार्टर में ये बढ़ करके 25% का हो गया था और पिछली साल ये प्रॉफिट सिर्फ 16% का था। तो मैनेजमेंट से ये समझेंगे कि 16% से मार्जिन ये 22% का क्यों हो गया और पिछले क्वार्टर 25% का क्यों था। इसी के साथ गोइंग फॉरवर्ड क्या इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है। तो दोस्तों, अदर इनकम की बात करें पिछले 3 क्वार्टर से 12-14 करोड़ रुपए का दिख रहा है, जो कि ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को नहीं मिल रहा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटरेस्ट के लेवल की बात करें तो 2 करोड़ रुपए का एकदम कांस्टेंट सा बना हुआ है। इसी के साथ डिप्रिसिएशन की बात करें तो ये भी 10 करोड़ रुपए का कांस्टेंट बना हुआ है। ओवरऑल टॉप लाइन बढ़ रही है, लेकिन इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन सेम लेवल पे है। इसी वजह से हम बॉटम लाइन में ज्यादा ग्रोथ देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इनके एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे नजर डाले तो यहाँ पे रेवेन्यू देख सकते हैं कि FY22 में 1300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। FY23 में 1400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ। FY24 में 1600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और अभी TTM बेसिस पे 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दिख रहा है। तो यहाँ पे लगातार ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर की। इसी के साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो 167 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट था FY23 में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पे प्रॉफिट FY24 में 200 करोड़ रुपए था, अभी 306 करोड़ रुपए दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में इन्होंने प्रॉफिट के टर्म्स में काफी अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। 16% से अभी TTM बेसिस पे 20% का दिख रहा है। हालांकि डिप्रिसिएशन का लेवल भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन इससे ज्यादा बॉटम लाइन ग्रो हुई है। इसी के साथ इंटरेस्ट का लेवल कम होता हुआ दिख रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों, अगर बैलेंस शीट पे नजर डाले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 2-3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कोई भी नया शेयर इशू नहीं किया है, मतलब कि कंपनी ने कोई भी नया फंड रेज नहीं किया है। इसी के साथ इक्विटी कैपिटल और रिजर्व की बात करें तो 2230 के आसपास दिख रहा है और जहाँ पे बारिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 14 करोड़ रुपए की दिख रही है। पिछले 2-3 फाइनेंशियल ईयर में फिक्स्ड एसेट भी एकदम कांस्टेंट से बना हुआ है, काफी अच्छी बात है। CWIP में कोई मेजर कंपोनेंट नहीं दिख रहे, इसका मतलब कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट करंट टाइम में नहीं चल रहा है। इसी के साथ अदर एसेट्स पे एक नजर डाले तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज का लेवल देख सकते हैं कि FY24 में 290 करोड़ का था, अभी फर्स्ट हाफ FY25 में 304 करोड़ रुपए का दिख रहा है। ट्रेड रिसीवेबल भी काफी अंडर कंट्रोल है, जहाँ पे देख सकते हैं कि 35 से 38 करोड़ रुपए का दिख रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी काफी हेल्दी लेवल पे है, यहाँ पे 113 करोड़ रुपए से बढ़ करके 137 करोड़ रुपए का कंपनी कैश होल्ड कर रही है। ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन काफी स्ट्रांग है, जहाँ पे कंपनी के पास निग्लिजिबल डेट है। ट्रेड रिसीवेबल भी एकदम निग्लिजिबल सा दिख रहा है। इनके पास 137 करोड़
करोड़ रुपए का अच्छा खासा कैश भी है। तो दोस्तों अगर इनके कैश फ्लोज की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख सकते हैं कि लगातार ये बिजनेस से कैश जनरेट कर रहे हैं। इसी के साथ FY22 और FY23 में इन्होंने कैपेक्स भी किया है, लेकिन FY24 में 46% का कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में दिख रहा है। इसका मतलब है कि बिजनेस से ये कैश निकाल रहे हैं। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को फर्दर ब्रेक डाउन करने पे पता लगा कि रीपेमेंट कर रहे हैं बोरोइंग का पिछले साल 65 करोड़ रुपए की थी और FY24 में भी 142 करोड़ रुपए का रीपेमेंट किया है। इसी वजह से इनका देख सकते हैं कि बोरोइंग लेवल निग्लिजिबल सी दिख रही है। इसी के साथ डिविडेंड भी पे किया है 23-24 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों अगर इनके रेशियोज की बात करें तो डेब्टर डेज देख सकते हैं कि 8 दिनों का बिल्कुल नेग्लिजिबल सा दिख रहा है। इसी वजह से इनका रिसीवेबल भी काफी कम दिख रहा था। इन्वेंट्रीज हालांकि लेवल बढ़ा हुआ है, 109 दिन से बढ़कर के 132 दिनों का हो गया। डेज पेबल की बात करें तो ये कह सकते हैं कि 70-75 दिनों का है। ओवरऑल वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करें तो 26 दिनों का था FY22 में। FY23 में 23 दिनों का इंप्रूवमेंट देखने को मिली, लेकिन FY24 में थोड़ा सा बढ़ गया है, 36 का दिख रहा है। कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। ROC की बात करें तो ये FY22 में 13% का था, FY23 में 12% का, थोड़ा सा बिलो एवरेज था। अभी FY24 में 14% का दिख रहा है। बहुत हेल्दी नहीं है लेकिन एवरेज है। तो दोस्तों अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं 60.73 की एकदम कांस्टेंट सी बनी हुई है। इसी के साथ इसमें FIs की होल्डिंग जो 0.12% थी वो बढ़ करके 1.56% हो गई है। इसी के साथ DIs की भी होल्डिंग जो पिछले साल 3.77% थी वो 4% हो गई है और अभी करंट टाइम में 4.48% है। हालांकि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम हुई है, लेकिन यहाँ पे FIs की होल्डिंग बढ़ गई है। इसी के साथ पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो ये लगातार घटती हुई दिख रही है। अभी सितंबर क्वार्टर में 33% की पब्लिक के पास होल्डिंग थी। यहीं पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो 39,000 से बढ़ करके अभी लेटेस्ट क्वार्टर में 50,000 इन्वेस्टर दिख रहे हैं। तो ओवरऑल हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये देखा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है। FIs ने 1% की होल्डिंग बढ़ा ली है। DIs की नेग्लिजिबल सी कम हुई है। ओवरऑल पब्लिक की होल्डिंग घट रही है, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और शेयर में अकुमुलेशन हो रहा है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि गरवारे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड जो कि आपकी बिल्डिंग्स में एज ए सन प्रोटेक्शन फिल्म यूज होता है। इसी के साथ कार में पेंट प्रोटेक्शन फिल्म यूज होता है। इसी के अलावा पैकेजिंग में यूज होने वाली ये फिल्म्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर इनके करंट टाइम में शेयर की बात करें तो ये लगातार अपवर्ड ट्रेंड में दिख रहा है और अभी भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। लेटेस्ट क्वार्टर में काफी अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर किया। पिछले साल की कंपैरिजन में प्रॉफिट डबल हो गया है। बैलेंस शीट भी इनकी काफी स्ट्रांग है। नेग्लिजिबल सा डेट है, लगातार रिपेमेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ डिविडेंड भी पे कर रहे हैं। कैश फ्लो भी बिजनेस से काफी अच्छा जनरेट हो रहा है और रेशियोज में हमने देखा कि डेब्टर डेज काफी नॉमिनल सा 8-9 दिनों का दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा दिख रहा है, जिसमें जहाँ पे FIs और DIs अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं और पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है। तो दोस्तों अब आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही, मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस के लिए फ्यूचर का क्या आउटलुक बताया, ताकि हम डिसीजन ले पाए कि इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी कम मिल सकती है। तो चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करें। तो दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी में क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस कर ले। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ हुई है जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा दिख रहा था। तो इन्होंने बताया कि ग्रोथ दो वजह से हुई है। एक तो यहाँ का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, उसकी सेल बढ़ रही है, ओवरऑल टॉप लाइन में कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। साथ ही साथ ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट भी इन्होंने किया है, जहाँ पे एग्जिस्टिंग एसेट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। अभी किस तरीके से इनका यूटिलाइजेशन चल रहा है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि टॉप लाइन बढ़ रही है, साथ ही साथ मार्केटिंग कास्ट भी अभी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ये अपनी मार्केट प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं और अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजीज पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों कोई भी बिजनेस हो, मार्केटिंग बहुत जरूरी होती है। हालांकि मार्केटिंग का जो बजट है वो कंसिस्टेंट हो तो ज्यादा बेटर है। ओवर टाइम मार्केटिंग का जो बजट होता है वो कंपनी लेकर के चलती ही है। लेकिन दोस्तों ऐसा सवाल क्यों हुआ, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ बताया था कि कुछ टेम्परेरी बेसिस पे अगर इनके रेवेन्यू कम होता है तो वो मार्केटिंग कास्ट को कम नहीं करेंगे, तो उस वजह से टॉप लाइन टेम्परेरी बेसिस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकती है। आखिर क्या वजह हो सकती है उसको अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। तो क्या प्रोडक्ट डिविजन है उसके बारे में डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इनके दो मेजर प्रोडक्ट डिवीजन है। एक तो इनका कंज्यूमर साइड का जो बिजनेस है, यहाँ पे सोलर कंट्रोल फिल्म्स है, जहाँ पे ये Q2 में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है Q1 के कंपेरिजन में। तो ये सोलर कंट्रोल फिल्म्स आखिर होती क्या है, तो दोस्तों बिल्डिंग्स में विंडो पे यूज होती हैं ताकि हीट को प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ ही साथ बिल्डिंग्स की वॉल में अगर ग्लास यूज हुआ है तो उस पे भी ये प्रोडक्ट यूज होता है ताकि हीट को कंट्रोल किया जा सके। खासकर मिडिल ईस्ट कंट्रीज लाइक दुबई, सऊदी में ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये रीजन काफी गर्म होता है। यहाँ पे ग्रोथ होने की वजह है कि ये लगातार नए नए प्रोडक्ट इनोवेट कर रहे हैं। इन्होंने स्पेक्ट्रा प्रो सीरीज लॉन्च की डीको
स्टार सीरीज लॉन्च की, क्या एग्जैक्ट है इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि इन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट डेवलप किए हैं जो कि वाइडली एक्सेप्ट हो रहा है और पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, जिस वजह से इनकी Q2 में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो दोस्तों कंज्यूमर साइड का जो दूसरा प्रोडक्ट है वो PPF, जिसका फुल फॉर्म है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, जो कि कार में यूज होती है। तो कार में जो पेंट होता है उसके बाद एक फिल्म यूज होती है, हालांकि काफी कॉस्टली होती है। इसकी कॉस्ट के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर इसमें बात करें तो टाइटेनियम, मैटे, व्हाइट एंड ब्लैक सीरीज आई है। साथ ही साथ इन्होंने कलर्ड प्रोटेक्शन फिल्म्स भी लॉन्च की है, जो कि इन्होंने शोकेस किया था सीमा शो में, जो कि लास वेगस में हुआ था। तो इस प्रोडक्ट का ट्रैक्शन देखने को मिला है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, और करंट टाइम में इस प्रोडक्ट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी काफी हाई है, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छी ग्रोथ है। अगर इंडियन ग्रोथ की बात करें तो निग्लिजिबल है। अभी इंडियन मार्केट में सिर्फ 2% का पेनिट्रेशन है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे 5 गुना ग्रोथ देखने को मिल सकता है और 10% का मार्केट पेनिट्रेशन हो सकता है। तो दोस्तों ये PPF यानी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स अभी इंडिया में वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कास्ट आ रही है काफी ज्यादा आ रही है। बता रहे हैं कि एक कार पे अगर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म चढ़ाना है तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 1 लाख रुपए आ जाती है। आप कोई मारुति सुजुकी की कार लेगा और उसमें पेंट प्रोटेक्शन फिल्म 1 लाख रुपए की लगवाएगा तो ये पॉसिबल नहीं होता। कोई लैम्बोर्गिनी चला रहा तो उसके लिए 1 लाख रुपए की कॉस्ट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे यूएस में काफी अच्छा डिमांड है। करंट टाइम में पेनिट्रेशन इंडिया मार्केट में सिर्फ 2% का है, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर इंडियन मार्केट में ये प्रोडक्ट वाइडली एक्सेप्टेड हुआ तो 10% तक पेनिट्रेशन हो सकता है, लेकिन हाई कॉस्ट की वजह से इंडियन मार्केट में अभी ये प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन भी है, ये इनका लेगेसी बिजनेस है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हालांकि काफी अच्छी है, लेकिन मार्जिन उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे लीडिंग फिल्म्स है, PCR है, फ्लोटेबल श्रिंक फिल्म्स है, जो कि ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो दोस्तों ये श्रिंक फिल्म्स क्या है? दोस्तों आपने देखा होगा कि फल है, सब्जियां है, आपको सब्जी मंडी में खुली मिलती है, लेकिन आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंटल खास करके शॉपिंग मॉल्स में आप देखें तो फल उसमें पैकेजिंग में होता है, ट्रांसपेरेंट फिल्म्स होती है, तो ये वहीं पे यूज होता है। तो यहाँ पे ये फोकस कर रहे हैं प्रीमियम कस्टमर्स पे, ताकि यहाँ पे ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ सके और यूटिलाइजेशन बढ़ सके। लेकिन मार्जिन इसमें काफी कम है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के तौर पे यूज होता है। तो इस वजह से इनका कोर फोकस अभी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लाइक सन प्रोटेक्शन फिल्म और पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स की तरफ ज्यादा है। तो दोस्तों इनकी मार्केट किस तरीके से एक्सपेंड कर रही है उसको समझ लें। तो इन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है Q2 में, और एक्सपोर्ट में जो 81% रेवेन्यू आया उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन 88% था। तो रफली कह सकते हैं कि 75 से 80% अकेले रेवेन्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आ रहा है, जो कि सारी एक्सपोर्ट होती है। और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का मार्केट शेयर की बात करें तो 48% से 55% तक जो रेवेन्यू है अकेले नॉर्थ अमेरिका से आ रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा इन्होंने गरवारे एप्लीकेशन स्टूडियोज ओपन किए। करंट टाइम में 160 स्टूडियोज हैं और फ्यूचर में 200 प्लस स्टूडियोज ओपन करने का इनका प्लान है। तो इन स्टूडियोज में ये अपने प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं और यहाँ पे टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, ताकि इनकी ब्रांड प्रेजेंस बढ़ सके। तो दोस्तों ये कैपेसिटी एक्सपेंशन पे भी काम कर रहे हैं। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म की प्रोडक्ट लाइन बिल्डअप कर रहे हैं, जहां पे ये 300 लाख स्क्वायर फीट की एनुअल कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हैं। तो ये कमर्शियल प्रोडक्शन Q2 FY26 में स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि ये प्रोडक्ट काफी अच्छा चल रहा है, यहाँ पे मार्जिन भी काफी अच्छा है, इस वजह से ये चाहते हैं कि ये मार्केट लीडर बन सके और यहाँ पे रेवेन्यू पोटेंशियल भी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इनकी की ग्रोथ मैट्रिक्स क्या है उसको डिस्कस कर लें। तो इन्होंने बताया कि सन कंट्रोल फिल्म्स यहाँ पे प्लांट जो है 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम किया है, और यहाँ पे 64% की YoY बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के साथ PPF की बात करें तो यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 135% तक का देखने को मिला, और यहाँ पे भी 67% की ग्रोथ देखने को मिली। और ओवरऑल फर्स्ट हाफ FY25 में 26% कंट्रीब्यूशन PPF से आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट सेगमेंट, चाहे वो फिर सन प्रोटेक्शन फिल्म हो या फिर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स, दोनों में यूटिलाइजेशन काफी हाई लेवल पे था। इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी 22% का इन्होंने रिपोर्ट किया है, क्योंकि ये दोनों हाई मार्जिन बिजनेस है। साथ ही साथ यहाँ पे यूटिलाइजेशन पीक होने की वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट भी इनकी अंडर कंट्रोल थी, जिसकी वजह से इनकी बॉटम लाइन पहली बार 100 करोड़ रुपीस क्रॉस की है। तो दोस्तों एक चीज और समझने वाली है कि इतनी ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसे हो पाया। तो यहाँ पे इनके पास फंजिबल कैपेसिटी है, तो जिस प्रोडक्ट की जो भी डिमांड होती है उस हिसाब से ये अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज करते हैं। तो करंट टाइम में हालांकि PPF की कैपेसिटी ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगर इनको सन प्रोटेक्शन फिल्म की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी
सेम लाइन में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने देखा कि डिप्रिसिएशन भी नहीं बढ़ रहा है, जो कि 10 करोड़ रुपए का पिछले 4-5 क्वार्टर से एकदम कांस्टेंट बना हुआ है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल मार्केट पोजीशन की बात करें तो सीपीडी बिजनेस से 71% का रेवेन्यू आ रहा है और बॉपेट बिजनेस से 29% का रेवेन्यू है। तो सीपीडी बिजनेस जो कंज्यूमर साइड का है, मोस्टली रेवेन्यू कह सकते हैं 2/3 रेवेन्यू आ रहा है, ये हाई मार्जिन बिजनेस है। और ट्रेडिशनल बिजनेस जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, वहां से 1/3 रेवेन्यू आ रहा है। हालांकि यहाँ पे मार्जिन कम होता है। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सीपीडी बिजनेस में ये फोकस कर रहे हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड इनका मार्जिन में और ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमने देखा कि पिछले क्वार्टर 25% का मार्जिन था, अभी करंट टाइम में 22% का मार्जिन है। ओवरऑल मिक्स जैसे चेंज होता है, सीपीडी और बॉपेट बिजनेस का कंट्रीब्यूशन ऊपर नीचे होता है, उस वजह से मार्जिन ऊपर नीचे दिख रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज तो क्लियर है कि अगर सीपीडी बिजनेस का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल टॉप लाइन में बढ़ा तो गोइंग फॉरवर्ड इनका मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इनका फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है, इसको डिस्कस कर लें। तो मैनेजमेंट ने इबिटा का गाइडेंस दिया कि 25% ±3% इबिटा मार्जिन हो सकता है। मतलब कि अगर इनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ा तो यहाँ पे 22% का मार्जिन, लेकिन अगर इनके कंज्यूमर साइड का बिजनेस ग्रो हुआ ओवरऑल टॉप लाइन में तो 28% तक का भी ये मार्जिन रिपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने बताया कि थोड़ा सा सीजनलिटी देखने को मिली है, क्योंकि क्वार्टर 3 लो सीजन होता है इनके लिए और क्वार्टर 4 काफी स्ट्रांग हो सकता है। तो करंट टाइम में मैनेजमेंट ने मल्टीपल टाइम्स अपने कॉन कॉल में डिस्कस किया कि क्वार्टर 3 में थोड़ा सा एवरेज दिख सकता है। यहाँ पे सीजनल फैक्टर है जिस वजह से क्वार्टर 3 इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन क्वार्टर 4 में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसे लोग जो समझते हैं कि सितंबर का क्वार्टर बहुत अच्छा आया तो दिसंबर का क्वार्टर भी उसी तरह स्ट्रांग आएगा, तो हो सकता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में उतनी ज्यादा ग्रोथ ना हो, लेकिन लेटेस्ट क्वार्टर से तो कम ही रेवेन्यू रिपोर्ट किया जाएगा, इतना तो श्योरिटी है, क्योंकि मैनेजमेंट ने मल्टीपल टाइम्स ये चीजें बताई थी। इसके अलावा आर्किटेक्चरल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे 100% YoY बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों इसके साथ ही ये कुछ प्रोडक्ट पे R&D कर रहे हैं, जहाँ पे ये प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं वेदरिंग और क्वालिटी एश्योरेंस पे। तो यहाँ पे इनकी पार्टनरशिप एंड महिंद्रा के साथ, और यहाँ पे अभी कुछ खास अपडेट नहीं दिया, लेकिन फ्यूचर में जो भी पार्टनरशिप हुई है, कौन से प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके बारे में फ्यूचर में ये डिटेल्स देंगे। तो दोस्तों गरवारे हाईटेक फिल्म्स पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हो तो आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको पर्सनली कुछ डिस्कस करना हो कि मैं आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कैसे हेल्प कर सकता हूँ ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी और बेहतर हो सके, तो कुछ भी डिस्कशन के लिए आप मुझे दिए हुए नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, इसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इसका सबसे पहले कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के बारे में बात करा तो यहाँ पे चाइना और कोरिया से मोर देन 50 कस्टमर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर इनके प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये क्वालिटी और कंसिस्टेंसी देते हैं अपने प्रोडक्ट में, इसी वजह से इनका प्रोडक्ट चाइनीज प्लेयर्स के मुकाबले काफी अच्छा मार्केट में एक्सेप्ट हो रहा है। करंट टाइम में इन्होंने 800 से ज्यादा एप्लीकेटर्स को ट्रेन किया है और साथ ही साथ ये अपने प्रोडक्ट पे 3 साल की, 5 साल की और कुछ प्रोडक्ट पे 10 साल तक की वारंटी दे रहे हैं, जिस वजह से इनकी मार्केट में प्रेजेंस बढ़ रही है और चाइनीज प्लेयर्स के सामने इनका प्रोडक्ट काफी क्वालिटी में अच्छा है। तो दोस्तों इनकी कास्ट की बात करें तो पीपीएफ इंस्टॉलेशन की कास्ट इंडिया में अभी 1 लाख रुपए आ रही है, जिस वजह से मैंने बताया था कि अभी मार्केट शेयर मुश्किल से 2% का है, बट गोइंग फॉरवर्ड 10% का मार्केट शेयर हो सकता है। तो इंडिया में 5 गुना की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि ग्रोथ काफी स्ट्रांग है और यहाँ पे मंथ ऑन मंथ पे ये परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे हैं और हर महीने 70 से 80% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इतना कम है, इसी वजह से ये 70-80% की ग्रोथ रजिस्टर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि गरवारे हाईटेक फिल्म्स जिसका शेयर प्राइस लगातार अप ट्रेंड में दिख रहा है, पिछले 6 महीने से बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन दोस्तों इनका क्वार्टरली रिजल्ट भी काफी अच्छा आया था। ओवरऑल अगर बिजनेस में ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे हाई मार्जिन बिजनेस है जो कंज्यूमर साइड का, जिसमें सन प्रोटेक्शन फिल्म और पेन प्रोटेक्शन फिल्म आती है, तो इसकी सेल्स बहुत अच्छी तेजी से बढ़ रही है। ओवरऑल एक्सपोर्ट में बात करें तो 75 से 80% इन्हीं 2 प्रोडक्ट से रेवेन्यू आ रहा है, जिस वजह से इनका मार्जिन भी काफी अच्छा है, ओवरऑल यूटिलाइजेशन भी बढ़ रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ने कई बार इंडिकेट किया कि क्वार्टर 3 थोड़ा सा वीक जा सकता है, हालांकि ये टेम्परेरी सीजनलिटी है, जिस वजह से क्वार्टर 3 के वीक होने की संभावना है। तो दोस्तों हालांकि आरओसी और आरओई पिछले सालों का कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी इतना अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पे इन्होंने एक क्वार्टर में 100 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट क्रॉस किया है। तो गोइंग फॉरवर्ड इनका आरओई भी इंप्रूव कर सकता है, जो कि FY25 के एंड में हम देखेंगे आरओई किस तरीके से इंप्रूव कर रहा है। स्टॉक पी की बात करें 38 का है, जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है ओवरऑल जस्टिफाइड है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस शेयर में एंट्री के कम मौके मिल सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी की बात करें काफी अच्छी है, मुझे फ्यूचर भी ब्राइट लग रहा है, क्योंकि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो अभी इंडस्ट्री में नया है, आगे डिमांड और भी ज्यादा बढ़ सकती है, खास करके
इंडियन मार्केट में भी इसकी डिमांड देखने को मिल सकती है। और ये नया अपने अभी कैपेक्स भी कर रहे हैं, लेकिन जो Q3 का सीजनलिटी फैक्टर की वजह से काफी अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, तो Q3 ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। 2-3 हफ्ते या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर इसका ओवरऑल रिजल्ट जैसा आएगा उसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताएं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।